अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। बेसिकली जब से हम लोगों ने रीलोकेट किया है, तो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ के मैनी व्यूअर्स हैव गॉटन इन टच विद मी, जो कि सीरियसली रीलोकेशन के बारे में सोच रहे हैं। आइदर दे आर इन द प्रोसेस या दे हैव स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इट। तो मैंने फिर क्या किया कि विद आई हैड अ चैट विद ऑल ऑफ दीज गाइज, ठीक है। और उससे ना मुझे एक थोड़ा सा स्टेटिस्टिकल डेटा गैदर किया मैंने, और आई एम गोइंग टू अनोनिमसली बेसिकली डिस्कस विद अदर्स एज वेल यहाँ पे, ताकि एवरीवन गेट्स टू नो कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द लैंडस्केप। So what I have done is I have classified the population of the people who are relocating according to different factors. तीन main चीज़ें हैं। I have classified them according to country, according to the reasons why they are relocating, और finally financial plan कि यहाँ के उन लोगों का financial plan क्या है, how do they think कि they will continue with taking care of the finances after they have relocated. So let's start. सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस वक्त चार्ट, और मेरे पास भी है यहाँ पे, तो आई एम गोना वॉक थ्रू इट। सो अगर कंट्री की बात की जाए तो एज यू कैन सी राइट, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फ्रॉम द यूके। प्रॉबली उसका रीज़न, एक रीज़न ये भी है कि आई वॉज यूके बेस्ड, तो जो कंटेंट है प्रॉबली यूके के लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो इस वजह से जो पॉपुलेशन है, जिन्होंने पीपल हैव गॉटन इन टच विद मी, वो फिर यूके से हैं मेजॉरिटी। बट नेवरदलेस यूके से 60% प्लस हैं लोग जिन्होंने मेरे से डिस्कस किए जो रिलोकेट कर रहे हैं। उसके अलावा 20% तकरीबन हैं कनाडा से, डेनमार्क से तकरीबन 10% है, और स्वीडन से भी तकरीबन 10% है, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री। सारी कंट्रीज़ ही तकरीबन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और इनसे ये सब लोग जो हैं ये पाकिस्तान आने का प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चार्ट है इसके बाद वो है रीजंस डिस्ट्रीब्यूशन बाय रीज़न, ठीक है। क्या वजह है जिसकी वजह से ये लोग रिलोकेट करें, और इसमें बड़े इंटरेस्टिंग हैं एस्पेक्ट्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सबसे पहला रीज़न है शॉर्ट टर्म। 10% ऑफ पॉपुलेशन जो है तकरीबन शॉर्ट टर्म के लिए आ रही है। उसमें ये है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल एक व्यूअर जो थी, उनकी एग्जांपल ये थी कि उनकी अपनी फैमिली जो है सारी वो कनाडा में थी, और लेकिन उनकी वाइफ हैं वो एक डॉक्टर हैं, बट शी स्टॉप प्रैक्टिसिंग जब उनके बेबीज़ हुए थे। उसके बाद इन ऑर्डर टू रिवाइव हर कैरियर, कनाडा में रूल है कि दे हैव टू शो कि आपने प्रैक्टिस की हो ना, इनिशियल ट्रेनिंग वगैरह की हो, तो वो ट्रेनिंग के लिए वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। 1.5 से 2 साल का पीरियड है। तो ये एक एग्जांपल थी जिसमें लोग शॉर्ट टर्म में फॉर सर्टन रीजंस दे हैव टू रिलोकेट एंड देन कम बैक। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है, शॉर्ट टर्म। उसके बाद सोशल सर्विसेज। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यूट्यूब के अलावा भी काफ़ी लोग हैं। जब मैं भी यूके में था तो मैं आई नो पीपल who have had issues with social services. अब जिन लोगों को नहीं पता, ज़्यादा वेस्ट में उनको तो पता होगा, लेकिन अगर पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं तो सोशल सर्विसेज क्या होता है कि वेस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस और चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह इस तरह की चीज़ों के लिए एक इदारा है वहाँ पे, सोशल सर्विसेज के अम्ब्रेला के अंडर आता है। अब इंटेंशन अच्छी है ये, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे हैं जेन्युइन केसेस भी हुए हैं जहाँ पे बच्चे मर गए हैं, और पेरेंट्स की निगलेक्ट की वजह से, ड्रग एडिक्शन वगैरह की वजह से। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि अब ये जो इस वक्त ना थोड़ा सा बिजनेस बन चुका है, ये भी है फैक्ट, प्राइवेटाइज हो चुका है। तो वो लोग एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जहाँ पे नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल और जेन्युइन फैमिलीज जो है ना, वो बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, कोई इम्पल्सिव रिएक्शन, इसकी वजह से ना, मतलब वन ऑफ इंसिडेंट की वजह से भी वो फंस जाते हैं, और फिर 1.5-2 साल, यहाँ तक कि कुछ केसेस में जब तक बचा बड़ा नहीं होता, लाइफ ऑलमोस्ट उनकी तकरीबन मिजरेबल हो जाती है, हेल्प बन जाती है। बिकॉज द पॉइंट इज़ के दे हैव टू हैव रेगुलर सिंकअप्स वंस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, इस तरह और एक तरह से हाज़िरी लगानी होती है कि जी पेरेंट्स बेचारे वो कटहरे में खड़े रहते हैं, हाँ जी आपने क्या किया, बच्चे के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो वो फासला जो है ना बच्चों में और पेरेंट्स में वो बढ़ है इसकी वजह से। जो अगेन इनका इंटेंशन बहुत अच्छा है, जो ओरिजिनल इंटेंशन है, लेकिन द वे इट्स बीइंग यूज्ड इज़ कॉजिंग इश्यूज़। तो वो इसी तरह कुछ यूज़र्स थे जिनके साथ अनफॉर्चुनेटली इस तरह का एक मिसहैप हो गया, जिसको लेके वो पीछे पड़ गए सोशल सर्विसेज वाले। तो इसको लेके भी पेरेंट्स सीरियसली थिंक करते हैं कि यार नहीं, अब यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, इधर रहे तो फैमिली टूट जाएगी, बच्चे ख़राब हो जाएंगे, मतलब बच्चे अलग दूर हो जाएंगे हमसे। तो इट्स बेटर टू गो अवे बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो ये भी मैंने कहा मैं शेयर करूँ लोगों से कि इट्स नो सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अगर कोई भी इमेजिन करे ना फैमिली जो कि जेन्युइन ऑब्वियसली है, अपने बच्चों से सिंसेयर है, उसको हाजिरी लगानी पड़ी हो हर हफ्ते इधर जाके या फिर ऑनलाइन मीट कर करके, तो आप खुद सोचें कि पेरेंट्स का क्या मेंटल ट्रॉमा होता है तो इस वजह से
ये भी दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल आर कमिंग बैक। अच्छा, अगला जो है, ये सारे 10% कैटेगरी में है जी, 10%। अगला जो है वो LGBT। अब अगेन LGBT भी एक इस तरह का है जो वेस्ट में अवेयरनेस के लिए लोग, जो मतलब जो ये ग्रुप्स हैं, इनके राइट्स के लिए अवेयरनेस कैंपेन है, विच इज़ जनरली फाइन, गुड। लेकिन अगेन इसमें द वे इट इज़ बीइंग इनकल्केटेड इनटू द सिलेबस, अब लेटली वो बहुत एग्रेसिव हो गया है। तो उसको लेके भी पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े से वो हैं, क्या कहते हैं, इनसिक्योर हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि इससे ना बच्चे के जहन में इनकल्टेट हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन एक चीज़ है और इनकल्टेट करना एक और चीज़ है। तो ये भी रीज़न हैं जो पेरेंट्स परेशान है इसकी वजह से। एंड जो जिन लोगों से मेरी बात हुई है, दे आर थिंकिंग अबाउट रिलोकेटिंग। अब आते हैं मेन जो रीज़न है, हेड एंड शोल्डर्स अबव द अदर, विच इज़ कल्चरल। प्रीडोमिनेटली तकरीबन हर फैमिली ने जिनसे मैंने बात की है, उन्होंने ये बात की है कि कल्चरल रीज़न की वजह से दे वांट टू रिलोकेट। अब कल्चरल रीज़न का क्या मतलब है कि द पॉइंट इज़ के भाई उनके बच्चे हैं, ठीक है, वो अगर वेस्टर्न कल्चर, आपको पता है अगर ईस्टर्न आपके, अब यहाँ से आप गए हो, ठीक है, और वेस्ट में कल्चर डिफरेंट है, देयर इज़ नो डाउट, ठीक है। तो वो उनको होता है कि वहाँ पे अगर बच्चे बड़े होंगे तो एक नंबर एक, क्या वो अपना कल्चर फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। और नंबर दो ये कि जो मुझे लगता था, मेरे ज़हन में भी आते थे रीज़न, राइट, कि इस तरह की मिसाल के तौर पे मैं व्यूअर से भी डिस्कस कर रहा था कि इमेजिन कि आपके बच्चे हैं, ठीक है, और वेस्ट में वो वहाँ के कल्चर के मुताबिक कुछ दे वांट टू डू समथिंग विच वी थिंक इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, राइट। अब द पॉइंट इज़ कि बच्चे को ऐसी जगह पे रेस करना, ठीक है, ऐसी जगह पे जहाँ पे एक चीज़ नॉर्म है और आप उसको रोक रहे हैं, वो बच्चे के दिमाग ज़्यादा ख़राब करेगा, ठीक है। फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार मेरे सारे दोस्त वगैरह, लेट्स सपोज बियर की एग्जांपल करते हैं, अल्कोहल की एग्जांपल करते हैं, पार्टिंग की एग्जांपल करते हैं, कि अगेन मैं एक बात करूँ कि वेस्टर्न कल्चर में ये नॉर्मल हमें पता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा जिस तरह, ठीक है, वो अगर वहाँ पे बड़ा हो रहा होता और उसके सारे दोस्त वगैरह वो लोग कर रहे हैं, मैं उसको किस बेस पे रोकूंगा? मैं ये कह सकता हूँ ना कि हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में बेटा ये अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन अंदर से उसको फ्रस्ट्रेशन तो होगी ना। अब वो बच्चा है या अभी वो टीनेजर है, उसका वो शऊर और वो इंटेलेक्ट नहीं है, सही गलत उस तरह नहीं समझ सकता वो। अब वो अपने इर्द गिर्द सब लोगों को इन्जॉय करता देखेगा और आप यहाँ से उसको रोकोगे, तो वो एक काफ़ी डेट्रीमेंटल चीज़ है। उससे आप कंपेयर करें पाकिस्तान में या इस तरह की लेट्स से इस्लामिक कंट्री में, यहाँ पे जो ईस्टर्न कल्चर है, इधर अगर बच्चा यहाँ पे रेज़ हो रहा है, तो इधर आपको ये नहीं कि यहाँ पे सब कुछ साफ़ सुथरा है, कोई मसला नहीं, इधर भी बहुत हैं इश्यूज़, लेकिन वेस्ट के मुकाबले में एक एक्सेप्टेड नॉर्म है यहाँ पे कि ये चीज़ें गलत हैं। तो इधर ये समझाना इज़ मच मोर डूएबल, सो एज़ टू स्पीक, कि यहाँ पे लोगों को पता है इन जनरल कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है हमारे मुताबिक। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इनफैक्ट हर फैमिली ने मुझे यही कहा है। और अगर इनके बच्चों की आप एज ग्रुप की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर अंडर 10, कुछ जो हैं वो 10+ भी हैं। और उन लोगों को थोड़ा सा कंसर्न है कि वो कहते हैं कि कट ऑफ एज होती है 10 की, 10 के बाद अगर बच्चों को लाएँ तो फिर उनको ज़्यादा बच्चे सेटल हो जाते हैं उधर, और उधर फिर उनके लिए मुश्किल होता है यहाँ पे आके सेट होना। हाई स्ट्रेस एक है कैटेगरी, जिसमें ये था कि मतलब वेस्टर्न लाइफ आपको पता है कि वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेसफुल है, आप पैसा वगैरह अर्न करने में होते हो, लगे होते हो, लेकिन आपको अपनी रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता। हर टाइम कोई ना कोई टेंशन सवार होती है, अभी MOT आ गई है, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। तो वो हाई स्ट्रेस लाइफ से भी थोड़ा सा टू गेट अवे फ्रॉम दैट, दे सी के यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ा सा स्लो पेस है एवरीथिंग, सो इट्स अ बिट मोर ईजी फॉर द माइंड। ये रीज़न है। और उसके बाद फैमिली सपोर्ट, जो वन ऑफ द रीज़न जो मेरी भी थी आने का, यहाँ पे पेरेंट्स हैं जो UK में फॉर एग्जांपल हैं, वो अपने पेरेंट का एक ही चाइल्ड है और अब काफ़ी अरसे से अवे हैं वो, फॉर एग्जांपल अब वो वापस आना चाहते हैं। आपको पता है वेस्ट के लॉज भी इस तरह के हैं। UK में अगर मैं बात करूँ, बिकॉज मैं तो UK से हम आया था, मुझे यहाँ का ज़्यादा पता है। यूरोप में फिर जनरली बेहतर है कि पेरेंट्स वगैरह को वहाँ पे परमानेंटली बुलाना एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी है, अनलेस आपके जो पेरेंट हैं वो बेड रिडन हो, मतलब उनको बिल्कुल ही डे टू डे डीलिंग्स के लिए भी किसी की हेल्प चाहिए हो। और उसको लेके भी फिर वो कहते हैं कि जी आप अगर यहाँ पे उनको लाना अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वहाँ पे केयर एट होम क्यों नहीं मैनेज कर लेते। मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बेसिकली। सो फैमिली सपोर्ट के लिए भी जो है लोग वो मूव कर रहे हैं। तो बहरहाल ये तो हो गया रीजंस, ठीक है, कि किस वजह से वो रिलोकेट कर रहे हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है वो जो मैंने पहले बात की थी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इनफैक्ट इट विल ऑल्सो बी ऑफ इंटरेस्ट टू मैनी अदर्स कि जी फाइनेंशियल प्लान क्या है इन सब लोगों का, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मैं भी जिस तरह आया हूँ, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको भी मैंने कैटेगराइज़ किया है। सबसे पहले 25% प्लस 27% तकरीबन लोग जो हैं वो पाकिस्तानी बिज़नेस करने का प्लान कर रहे हैं कि जी हमारे पास कुछ अगर जमा वगैरह है, ठीक है, जो भी है, हम उसको यहाँ ला के ना, उनका प्लान है प्रॉपर्टी हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, इस तरह का प्लान करके ना कि यहाँ पे अपना बिज़नेस को सेटअप करेंगे, ठीक है।
और भी हैं वेंचर्स, लेकिन देयर आइडिया इज़ के विल डू देयर ओन बिजनेस 27% ऑफ द पीपल। फिर मेरी वाली कैटेगरी 17% तकरीबन रिमोट वर्किंग के यूके के एम्प्लॉई हैं, तो उसी के साथ ना यूके या फिर वेस्ट जहाँ से भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे हैं लोग, ठीक है, वो आके उसी एम्प्लॉयर के साथ किसी सेटअप के थ्रू काम करेंगे जो मेरा है 17% उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर यूके बेस्ड बिजनेस है कुछ लोगों का, ठीक है, जिसमें तकरीबन 10% तक हैं लोग, 10 से थोड़ा कम, उनका वहाँ पे कोई सेटअप है और वो यहाँ पे फिर उधर से इनकम है और इधर रेजिडेंस है, तो ये भी है, बड़ा आइडियल मॉडल है, ठीक है। फिर यूके में रेंटल बेस की प्रॉपर्टी अगर आपकी है और वो उसकी अगर ज़्यादा मॉर्गेज पेड ऑफ है तो उसकी जो इनकम आएगी उसके थ्रू आप यहाँ पे अपना एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक और बड़ी कैटेगरी है 27% तकरीबन एंटिटी मतलब कि जो आपकी वेस्ट में कंपनी है उसको लेके, ठीक है, आप जो हैं उसकी ब्रांच खोलेंगे यहाँ पे, जो मेरे में भी था, मेरे केस में भी थोड़ा बहुत इन द एयर हो सकता है ये हो जाए, लेकिन द पॉइंट इज़ के ये भी लोग प्लान कर रहे हैं और उसमें ये है कि इन एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं, दे आर टेस्टिंग द वाटर रादर देन इमीडिएटली सेइंग कि ये कर लेते हैं, दे आर बेसिकली प्रिपेयरिंग देयर ओन ग्राउंड वर्क कि कंपनी को पाकिस्तान में ब्रांच खोलने के फ़ायदे बताएं और ओवर टाइम ओवर ईयर और 2 मैनेजर्स और हायर मैनेजमेंट से बात करके यहाँ पे एंटिटी खोल लें, फिर इसको आगे खुद मैनेज करें, ये भी हो रहा है बिल्कुल। फिर टीचिंग की फील्ड में हैं व्यूअर्स से कुछ जो कि आ रहे हैं यहाँ पे टीचिंग करेंगे, तो काफ़ी अच्छा ये है कि इसमें काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और ओवर टाइम जो है अगर और भी ज़्यादा नेक्स्ट 6 months to a year इफ़ मोर व्यूअर्स गेट इन टच विद मी हु आर एक्चुअली सीरियसली थिंकिंग अबाउट रिलोकेटिंग, तो उनकी इन्फॉर्मेशन लेके भी मैं एक सेकंड वीडियो बना सकता हूँ जिसमें आई विल अपडेट। इट्स ऑलवेज गुड टू नो व्हाट एवरीवन इज़ डूइंग, ताकि अगर आप बिल्कुल ब्लैंक से स्टार्ट करने से बेहतर है एटलीस्ट ये सारी ऑप्शंस तो है ना जहन में बंदा क्या आ जाती हैं कि यार ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ इफ़ आई एम टू रिलोकेट। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगेगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं यू कैन गेट इन टच विद मी डायरेक्टली ऑन द कमेंट्स एंड देन वी कैन कनेक्ट ऑन लिंक्डइन एंड वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। आप सब लोग अपना ख्याल रखना, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।